गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपको साझेदारी के बारे में जानकारी देंगे। प्रीवियस क्लास में हमने साझेदारी के अर्थ, विशेषताएं, गुण एवं दोषों का अध्ययन किया था। आज हम साझेदारी के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि साझेदारी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जो साझेदारी है वो सक्रिय साझेदारी की बात कर रहे हैं हम। कि सक्रिय साझेदार एक ऐसा साझेदार होता है जो फर्म में सभी प्रकार से सक्रिय होता है। वह फर्म में पूंजी लगाता है, पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार के संचालन में पूरी तरीके से भाग लेता है और इसके साथ साथ वह लाभ हानि को बांटने की पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता है। इसके अतिरिक्त ऐसा जो साझेदार होता है वो यदि अधिक हानि होती है या अधिक उत्तरदायित्व होता है तो उसको भी वहन करने के लिए स्वीकार करता है। दूसरा प्रकार का जो साझेदार होता है वो गुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार होता है। अब ऐसा साझेदार कौन सा होता है जो कि व्यवस्था करने के लिए फर्म में दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता है। ऐसा साझेदार निष्क्रिय साझेदार कहलाता है। फर्म में पूंजी तो लगाता है, लाभ हानि भी बांटता है, लेकिन वो फर्म के अंदर या व्यवसाय के व्यापार के संचालन में भाग नहीं लेता है। तो ऐसे साझेदार को हम निष्क्रिय साझेदार के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो तीसरा साझेदार आता है वो आता है गुप्त साझेदार। अब गुप्त साझेदार किस प्रकार का होता है कि ऐसा साझेदार जिसके फर्म से संबंध को साधारण जनता नहीं जानती है। इस विशिष्टता को छोड़कर अन्य मामलों में यह अन्य साझेदारों के समान होता है कि जैसे पूंजी लगाने का कार्य भी ये करता है। इसके अलावा ये लाभ हानि में भी बंटवारा लेता है, प्रबंध में भाग लेता है, लाभ हानि को बांटता है तथा लेनदारों के प्रति इसका दायित्व असीमित होता है। तो ऐसा साझेदार हमारे यहाँ गुप्त साझेदार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नाम मात्र का साझेदार की। अब नाम मात्र का साझेदार कैसा है कि वह साझेदार जो फर्म के अंदर नाम का प्रयोग करने के लिए देता है, लेकिन इसमें वह कोई पूंजी नहीं लगाता है, वह फर्म के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, न ही लाभ हानि की भागीदारी को निभाता है, लेकिन अन्य साझेदारों के समान वह ऋणों के भुगतान के लिए तीसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे अन्य साझेदार होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये साझेदार जो होता है वो मात्र नाम मात्र का साझेदार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्म में यदि कोई उत्तरदायित्व होता है या कोई हानि हो जाती है तो वह तीसरे पक्षकार के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी होगा जिस प्रकार से कि अन्य साझेदार हैं। इसके बाद में विबंधन साझेदार की बात कर रहे हैं कि यदि कोई साझेदार अपने आचरण से अथवा अपने व्यवहार से दूसरों को यह आभास कराता है कि वह किसी फर्म का साझेदार है, ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि अन्य पक्षों की दृष्टि में वे साझेदार होते हैं, भले ही वे इसमें पूंजी नहीं लगाते हैं और न ही इसके प्रबंध में भाग लेते हैं। ना तो ऐसे साझेदार पूंजी लगाते हैं और ना ही इस प्रकार के साझेदार प्रबंध में भाग लेते हैं, व्यापार के संचालन में भाग लेते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो कोई साझेदार ऐसा होता है जो मान लीजिए वहाँ पर अपने आचरण से लोगों को ये महसूस कराता है, बाजार में जाकर के कहता है कि भाई महेश एंड ब्रदर्स के अंदर मैं साझेदार हूँ, जबकि वो वास्तव में साझेदार नहीं होता है। तो ऐसा साझेदार भी तृतीय पक्षकार के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधि साझेदारी की कि प्रतिनिधि साझेदार कौन सा होता है, रिप्रेजेंटेटिव जिसको अपन कह सकते हैं कि यह वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म में अपना नाम का प्रयोग करने देता है, कि फर्म को पता है और फर्म से खुद जा करके भी ये कहता है भाई आप अपने फर्म के अंदर मेरे नाम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फर्म प्रसिद्ध होती है, उसकी गुडविल अच्छी होती है, अपने आप को इसका प्रतिनिधि मानने देता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी उस ऋण के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके ऐसे प्रतिनिधित्व के कारण दिए गए हैं। यदि वह वास्तव में साझेदार नहीं है तो उसे तुरंत उसे नकारना होगा। अब मान लीजिए वो चाहता है कि भाई मेरा कोई फर्म प्रयोग कर रही है मेरे नाम का,
तो ऐसी स्थिति में उसको पता लगता है और वो नहीं चाहता है इस बात के लिए, तो उसको इसकी सार्वजनिक सूचना किसी समाचार पत्र के माध्यम से जनता के समक्ष देनी होगी कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भाई फला फर्म के अंदर मैं साझेदार हूँ, जबकि वास्तविकता में मेरा उस फर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की वो सार्वजनिक सूचना दे और अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। तो ऐसा साझेदार जो होता है वो इस प्रकार का प्रतिनिधि साझेदार कहलाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह इस आधार पर हुई किसी प्रकार की हानि के लिए तीसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे अन्य साझेदार होते हैं। इसलिए उसको इससे बचना है तो उसको इसकी सार्वजनिक सूचना देने की होगी, और यदि वो इस प्रकार की सूचना नहीं देता है तो निश्चित रूप से वह फर्म के प्रति उत्तरदायी होगा और तृतीय पक्षकार के प्रति वो जो भी हानि होगी उसके लिए पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे साझेदारी के प्रकार थे। अगली वीडियो के अंदर हम इसके बाद अवधि के आधार पर साझेदारी के प्रकार पढ़ेंगे, देयता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से याद करें, नोट करें और अपने समय का सदुपयोग करते रहें। आप अपने कार्य को बढ़ाएं नहीं, जो भी कार्य मैं आपको भेज रहा हूँ उस कार्य को आप लगातार करते रहें। आपके पास में इस समय पूरा समय मिल रहा है, इसलिए उसको याद भी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगस्त का महीना पूरा हो चुका है और सितंबर अब चालू होने रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको कितना समय मिलेगा, तो आप अपनी पढ़ाई को घर पर नियमित रखें। धन्यवाद।